नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपने 13 जनवरी के सवाल से। तो हमारा सवाल था कि हाल ही में एमएससीए 2025, एमएससी मतलब मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड, किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है कि लेकुन, दूसरा है वांगई, तीसरा है झांगडामो और चौथा है चेन सियाओ। तो भी हाल ही में एमएससीए की बात करें तो ये झांगडामो को प्रदान किया गया है। तो तीसरा विकल्प से जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें चीनी स्याही चित्रकला में उनके अनोखे योगदान और चीनी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिला है। उनकी कला और पश्चिमी देशों के बीच ये सांस्कृतिक सेतु का काम करती है। इस कारण उन्हें क्योंकि बेल्ट एंड रोड पहल के तहत एक सांस्कृतिक राजदूत भी माना जाता है। ठीक है, ये था आपका 13 जनवरी का सवाल। देखते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि लोहड़ी पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से होता है। तो 4 विकल्प दिए इसमें, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या बागवानी फसल। बात करें लोहड़ी पर्व के संबंध की, तो इसका मुख्य रूप से जो कि संबंध होता है रबी फसल से। रबी फसल यानी जैसे कि गेहूं, सरसों, गन्ना, इन सबकी कटाई से जुड़ा होता है ये लोहड़ी, जो कि एक कृषि आधारित पर्व है। और इस दिन किसान क्या करते हैं कि अच्छी फसल के लिए सूर्य और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, और इसलिए लोहड़ी को रबी फसल का उत्सव भी माना जाता है, जो खासकर ये कहाँ पे होता है, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में, जो कि बड़े उत्साह से मनाया जाता है वहां। अगला सवाल देखते हैं अपना। तो अगला सवाल है हमारा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है कि नई दिल्ली, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है नोएडा। तो बात करें उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन की कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो कि 12 से 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में किया गया। और यह सम्मेलन जो कि इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कि संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की कि किस उद्देश्य से ये किया गया, तो इसमें क्या है, इसके उद्देश्य जिम्मेदार और समावेशी एआई अपनाने, एआई आधारित शासन और सार्वजनिक सेवाओं में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य है। और यह सम्मेलन जो कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली मतलब से पहले होने वाला और एक पूर्व कार्यक्रम भी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इंटरसेक्ट 2026 किस क्षेत्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। खेल और मनोरंजन से, पर्यटन और संस्कृति, सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं से, या कृषि और ग्रामीण विकास से। तो बात करें इंटरसेक्ट 2025, ये क्षेत्र संबंधित है किससे, तो ये सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं। तीसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से। इंटरसेक्ट की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बड़ा सुरक्षा मेला है, जिसका आयोजन दुबई, क्योंकि दुबई में 12 से 14 जनवरी 2026 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब शॉर्ट में कहें तो DWTC में किया जा रहा है। और यह मेला जो कि सुरक्षा, संरक्षा और अग्नि सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुनिया भर के देश और कंपनियां भाग लेती है। और इंटरसेक्ट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सुरक्षा तकनीकों पर जो कि काफी विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा कि हाल ही में आयोजित विकसित भारत युवा संवाद 2026, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है जयपुर।
तो हाल ही में ये आयोजित विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तीसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ना, उनके विचार जानना और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। नई दिल्ली जो कि देश की राजधानी होने के कारण ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन का प्रमुख केंद्र है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का लक्ष्य किस देश में था? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, इराक, ईरान, तुर्की या सीरिया। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का जो कि लक्ष्य ये सीरिया में अंजाम दिया इसका, और यह सैन्य कार्रवाई सुरक्षा जो कि सुरक्षा खतरों और आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई। सीरिया जो कि लंबे समय से संघर्षग्रस्त क्षेत्र रहा है, इसलिए वहां होने वाली अमेरिकी सैन्य गतिविधियां समाचारों में रहती रहती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में रिवर ट्रायंगल कूटनीति में पहली बार किस देश ने भाग लिया? वैसे नहीं, 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है जापान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फ्रांस और चौथा है भारत। तो भी हाल ही में बीमर ट्रायंगल कूटनीति की बात करें तो ये पहली बार भारत ने, चौथा विकल्प हो जाएगा भारत ने जो कि भाग लिया, और यह जो कि कूटनीति पहल 3 देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक संवाद को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। इसमें क्या है कि भारत की भागीदारी से स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक और क्षेत्रीय कूटनीति में भी अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि भारत किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की 28वीं बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा? 4 विकल्प है इसमें, G20 संसदीय सम्मेलन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मतलब शॉर्ट में कहे तो IPU सम्मेलन, और CSPOC या ब्रिक्स संसदीय फोरम। तो भारत अभी CSPOC अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 28वीं बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। ठीक है, CSPOC मतलब कि राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, ये होता है इसके हिंदी। ये कहाँ किया जाए तो नई दिल्ली, और इस सम्मेलन में जो कि 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। और सम्मेलन का उद्देश्य है कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना, अनुभव साझा करना और विधायी कार्य प्रणाली में सुधार पर चर्चा करना, ये इसके उद्देश्य है। और इस आयोजन में जो कि इस आयोजन से भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और संसदीय मूल्यों के समर्थक के रूप में और मजबूत होती है। ठीक है, इस सम्मेलन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि देश का पहला मेक इन इंडिया पीपल्स फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? 4 विकल्प है इसमें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब TCS, और दूसरा है इंफोसिस, तीसरा है जियो और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो देश का पहला मेड इन इंडिया पीपल्स फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करेगा जियो। तीसरा विकल्प रहेगा यहाँ से, जो कि मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो देश का पहला मेड इन इंडिया जो कि पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि हर भारतीय तक AI को उसकी अपनी भाषा और अपने डिवाइस पर पहुंचाए, ये उसकी उद्देश्य है। इसकी शुरुआत जो कि गुजरात से होगी और आगे चलकर इसे पूरे देश में और दुनिया में विस्तार दिया जाएगा। और यह पहल डिजिटल समावेशन, उत्पादकता बढ़ाने और किफायती AI उपलब्ध कराने पर केंद्रित की गई है। इससे क्या है कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में घोषित की गई है, और यह पर और AI प्लेटफॉर्म जो कि रिलायंस की 7 लाख करोड़ निवेश योजना का भी हिस्सा है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए
आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं इसमें। पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तीसरा है डॉक्टर एस जयशंकर और चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो इसमें ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ जो कि डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने किया, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम देखिए इसको, तो इसकी थीम थी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत के लिए निर्माण। ब्रिक्स जो कि दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें पहले 5 देश शामिल थे। जैसे ब्रिक्स अगर लिखे तो जिसमें बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत, मतलब आई से इंडिया, सी से चीन, साउथ अफ्रीका को एस कर दिया है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक्स देशों का जो कि उद्देश्य है कि आपसी सहयोग बढ़ाना ताकि वे आर्थिक विकास, व्यापार, रणनीति और वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम कर सके। यह समूह जो ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो कि और भी मजबूत करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियम 2026 किस संस्था द्वारा अधिसूचित किए गए हैं? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें। वित्त मंत्रालय, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई और चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम इसकी बात करें किस संस्था द्वारा अधिसूचित किए गए, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। और इन नियमों के उद्देश्य है कि अनिवासी मतलब विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से जुड़ी गारंटियों के लिए एक स्पष्ट और एक रूप नियामक ढांचा तैयार करना। इससे क्या है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, बैंकों के लिए अनुपालन आसान होगा और सीमा पर गारंटियों की निगरानी बेहतर हो सकेगी। और ये नियम किसके तहत जारी किए गए, तो ये नियम फेमा मतलब 1999 के तहत जारी किए गए। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि 69 वर्षों बाद वेजिमियानी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? 4 विकल्प दिए इसमें। जापान, इंडोनेशिया, आइसलैंड और रूस। ठीक है, तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति ऐप डाउनलोड कर ले जहाँ आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए इसलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर ले। और युक्ति ऐप और सोशल मीडिया के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। तो आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।